माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, जिसमें हमने पढ़ाई की थी कि व्हाट इज क्रॉप, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। आज हम करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग क्रॉप प्रोडक्शन, कि आखिरकार क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें कौन सी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, कौन सी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी थी प्रेपरेशन ऑफ सोइल। मैंने आपको उस दिन थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया था व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज। आज हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज प्रिपरेशन ऑफ सोइल। क्रॉप उगाने से पहले फर्स्ट एक्टिविटी जो हम करते हैं वो क्या करेंगे, हम अपनी सोइल को प्रिपेयर करेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले सबसे पहले देखना पड़ता है कि उसकी मिट्टी कैसी है, जिसमें वो क्रॉप उगेगी वो वाली मिट्टी कैसी है। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. अब आप सबने देखा होगा काफी बार ऐसा होता है, जो खेत होते हैं वहां पे जो मिट्टी होती है वो काफी हार्ड होती है और इट इज इन द फॉर्म ऑफ बिग स्टोन, मतलब बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में होती है, इकट्ठे जुड़ी हुई होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले उस मिट्टी को लूज करना पड़ता है, उसे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, सो दैट जो रूट्स ऑफ द क्रॉप है वो उसमें से अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए, उसमें स्पेसेस हो ताकि उसमें एयर हो। ठीक है, वो पत्थरों की फॉर्म में होगी तो यहाँ पे क्रॉप नहीं ग्रो कर पाएंगे हम। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। सोइल को हिलाना, मिट्टी को हिलाना और उसे लूज कर देना। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल। ये क्या करती है, रूट्स को डीप तक अलाउ करती है उसके अंदर जाने के लिए। द लूज सोइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन गो डीप इनटू द सोइल। ये जो लूज सोइल है, जो मिट्टी जो है वो खुली हुई है, उससे क्या होगा कि जो रूट्स हैं वो अंदर तक जा पाएंगी। ठीक है, द लूजन सोइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल। ये जो लूजन सोइल है इसमें क्या होगा, इसमें अर्थवॉर्म ग्रो करेंगे और माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। अब आप सबको पता होगा जो अर्थवॉर्म्स होते हैं और जो माइक्रोब्स में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नॉर्मली अपनी आई से नहीं दिखते। ठीक है, वो सब क्या होते हैं, वो फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, उन्हें हम बोलते हैं फ्रेंड ऑफ द फार्मर, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो मेन्योर बनाने में हेल्प करते हैं और जो मिट्टी है उसको फर्टाइल बनाते हैं, जो अपर लेयर ऑफ द सोइल है उसको फर्टाइल बनाते हैं, जिसको हम ह्यूमस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम प्रिपरेशन ऑफ सोइल किस तरीके से क्या करते हैं या फिर उसे क्या कहा जाता है। तो टिलिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। बच्चे, जो प्रोसेस ऑफ टर्निंग और लूजनिंग ऑफ द सोइल है, जिसमें हम बड़े बड़े पत्थर से स्मॉल सोइल के पार्टिकल्स बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे टिलिंग या फिर प्लोइंग। इसको हम किससे करते हैं, इसको हम करते हैं प्लो से। इसी को हम बोलते हैं खेत जोतना, जो खेत जोतना है उसी को हम बोलते हैं प्लोइंग। ठीक है, तो यही टिलिंग और प्लोइंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सोइल। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पहले के टाइम में ऐसे बुलो कार्ड से ये प्लो लगा हुआ है इसके पीछे, इस ये मूव करते थे पूरे फील्ड में, खेत में हम उसे अच्छे से मूव करते थे सो दैट जो उसकी मिट्टी है वो लूज हो जाए, जो उसकी सोइल है वो लूज हो जाए। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। अब जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं प्लोइंग में उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स फॉर टिलिंग। प्लो, इन ओल्डर टाइम्स people use wooden plow but nowadays people use iron plow। जो हमने लास्ट पिक्चर देखी उसमें जो नीचे लगा हुआ था दैट वाज प्लो। पहले के टाइम में वुडन प्लो यूज किया जाता था, बट विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आजकल आयरन प्लो भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो मशीनरी है टिलिंग के लिए या फिर लूजनिंग के लिए यूज की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। Hoe, it is a simple tool which is used for removing wood, weeds and for loosening of the soil। बच्चे, hoe it is like this, ऐसा सा होता है वो। उसको किस लिए यूज किया जाता है, सो दैट हम वीड्स को रिमूव कर पाएंगे। हम आगे पढ़ेंगे वीड्स क्या होते हैं, क्यों उनको रिमूव करना जरूरी है। ठीक है, एंड फॉर लूजनिंग ऑफ द सोइल, सोइल को लूज करने के लिए भी हम हो का यूज करते हैं। उसके बाद आजकल क्या होता है, ट्रैक्टर्स के पीछे इट इज अटैच्ड अ कल्टीवेटर, उसके पीछे कल्टीवेटर लगाया जाता है। ठीक है, नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर
द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। ये कल्टीवेटर की इमेज है। कल्टीवेटर क्या होता है बच्चे? कल्टीवेटर प्लोइंग में या फिर टिलिंग ऑफ द सोइल में हेल्प करता है। उस मिट्टी को बिल्कुल लूज कर देता है, ठीक है। उसके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उससे वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये है कल्टीवेटर। नाउअडेज इट इज यूज, और ये क्या करता है? ये लेबर सेव कर रहा है, साथ ही साथ हमारा टाइम भी बचा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था, दैट इज टिलिंग और लूजनिंग ऑफ द सोइल। उसके बाद हमारा सेकंड प्रोसेस आता है, सेकंड एक्टिविटी आती है जो हम करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, दैट इज सोइंग। अब हमारी जो सोइल है वो लूज हो चुकी है, तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे? उसके अंदर हम सीड डालेंगे। तो सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ सीड। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। बच्चे अब जैसे हमारे सीड्स होंगे वैसी हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होगी, तो इसीलिए इट इज वेरी नेसेसरी कि हम स्टार्टिंग में ही अच्छी क्वालिटी के सीड लें, ठीक है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लियर एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स जनरली ऐसे सीड्स चूज करते हैं जो उनको हाई यील्ड दें, ठीक है। इसलिए हेल्दी सीड्स और अच्छी क्वालिटी के सीड्स चूज करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो भी मेजरली किस वजह से आया था? क्योंकि हाइब्रिड सीड्स यूज किए गए थे, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन इट इंक्रीज्ड इमेंसिवली, ठीक है। टूल्स यूज फॉर सोइंग ऑफ द सीड। अब सोइंग ऑफ द सीड्स के लिए कौन से टूल यूज होते हैं? द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल। The seeds are filled in funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. The end peers into the soil and place seed here. अब देखिए सीड को पहले जमाने में कैसे लगाया जाता था बच्चे? फनल मतलब जैसे कीप होती है ना, वैसा सा कुछ। इसमें क्या करते थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी पाइप लगाई जाती थी। अब इसको ये सोइल के अंदर डाल देते थे। इसका यहाँ पे शार्प एंड था, यहाँ से देवर यूज टू गिव सीड। ये सीड यहाँ से जाता था और वो सोइल के अंदर यहाँ पे जाके प्लेस हो जाता था। सिमिलरली इसी तरीके से वो हर जगह सीड को प्लेस करते थे, ठीक है। लेकिन जो अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। आजकल क्या यूज किया जाता है? आजकल सीड ड्रिल्स यूज की जाती हैं, ठीक है। तो सीड ड्रिल्स, नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग द सीड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ऐसा कुछ दिखती है सीड ड्रिल। आजकल जो है हम सीड ड्रिल यूज करते हैं। दिस टूल sows the seed uniformly at proper distance and depths. It also ensures that seed गेट्स कवर्ड विद द सोइल। अब देखो क्या करता है, जो सीड ड्रिल है वो इंश्योर करता है कि जो सीड हम लगा रहे हैं वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे हो। कि जैसे सपोज कीजिए लाइंस है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सीड हो। ऐसा नहीं कि सारे सीड्स एक ही जगह, क्योंकि फिर बाद में जब क्रॉप उगेगी तो वो अच्छे से नहीं उग पाएगी, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर स्पेस नहीं होगी हर एक क्रॉप के लिए, ठीक है। डेप्थ मतलब कि कितनी मिट्टी के अंदर हमें वो सीड उगाना है, वो सब कौन करता है? वो सीड ड्रिल की वजह से इट इज इजियर नाउ, ठीक है। और उसके बाद जब हमने सीड यहाँ लगा दिया उसके ऊपर हम उसको मिट्टी से दोबारा कवर भी कर देंगे। तो ये सब काम कौन करता है? सीड ड्रिल, ठीक है। अर्लियर टाइम सीड्स वर ग्रोन विद हैंड, बट अब क्या यूज कर रहे हैं? अब हम यूज कर रहे हैं सीड ड्रिल। उसके बाद बच्चे आता है हमारा जो थर्ड प्रोसेस, दैट इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में हम क्या करेंगे? अब हमारा सीड डल चुका है, उसके बाद हम उसमें डालेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of the plants are called manures and fertilizers. बच्चे manures and fertilizers के differences they are very important। और manures क्या होते हैं, fertilizers क्या होते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। Manures they are organic substances that are added to plants for healthy growth of the plant। और अगर मैं बात करूं fertilizers की, तो वो फैक्ट्री मेड होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिसमें जनरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये 3 केमिकल्स डाले जाते हैं फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। बट दोनों का काम क्या है? दोनों का काम यही है कि दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। Soil supplies mineral nutrient to the crop. These nutrients are essential for growth of the plant. In certain areas, if in the same farmers grow फील्ड क्रॉप फील्ड, द फील्ड इज नेवर अनकल्टिवेटेड और फैलो। बच्चे अब देखिए, अब आपको पता है सोइल में जनरली ड्यू टू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवॉर्म्स उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट इन सम केसेस क्या होता है, फार्मर्स एक के बाद एक क्रॉप लगाते रहते हैं सेम फील्ड में। उससे क्या होता है? उससे हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाता है, जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले केस में हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स लगाने पड़ेंगे। Because of this continuous growing of crop makes the soil poorer in certain nutrients. अब देखो ग्रो कंटिन्यूसली
ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स एक पर्टिकुलर सोइल में, तो क्या हमारी सोइल क्या हो जाएगी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगी। इसीलिए हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे। तो जो फार्मर्स मैन्योर ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या करते कहते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्योरिंग। मैन्योरिंग इज द प्रोसेस टू ऐड मैन्योर्स टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स, ताकि हमारी जो सोइल है वो दोबारा से एनरिच हो सके न्यूट्रिएंट से। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर हमने अच्छे से मैन्योरिंग नहीं की, अगर हमने अच्छे से मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स नहीं डाले, तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो वीक होंगे, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे और सॉइल में उस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, ये मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऑर्गेनिक मीन्स दैट इज नॉट फैक्ट्री मेड, जो हमें एनवायरमेंट से मिलता है, obtained फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। बच्चे जो मैन्योर है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल वेस्ट से। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड, ये जो खाद होती है ना, दैट इज मैन्योर। it provides a lot of humus to the soil, the first layer of the soil is called humus। तो बहुत सारा humus कहाँ से मिलता है हमें, मैन्योर से। it is relatively less rich in plant nutrients, ठीक है, वो plant nutrient में कम रिच होती है, मतलब it is very good for enriching the nutrients in the soil, but उसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जितने ज्यादा फर्टिलाइजर्स में। क्यों, फर्टिलाइजर्स में हम खुद से डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर में हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैन्योर इज लेस हार्मफुल, इट इज ऑर्गेनिक। अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर, इट इज इनऑर्गेनिक सोल्ट। इनऑर्गेनिक के बारे में आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे व्हाट इज इनऑर्गेनिक, बट अभी समझ लीजिए ये हमें एनवायरमेंट से नहीं मिलते, ये हमें फैक्ट्रीज में बनाने पड़ते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, ये अपर लेयर ऑफ द सोइल में हेल्प नहीं करती, ये जस्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है सोइल को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो एनपीके है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस एंड पोटेशियम, these are three major nutrients that are present in fertilizers, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए। एग्जाम्पल यूरिया, बच्चे यूरिया इट इज अ नाइट्रोजनस कंपाउंड, इससे नाइट्रोजन मिलेगा। अमोनिया सल्फेट, अमोनियम सल्फेट से भी नाइट्रोजन मिलता है। सुपर फोस्फेट से फोस्फोरस मिलता है। पोटैश से पोटेशियम मिलता है। एनपीके, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के। तो होप सो आपको मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। व्हाट इज मैन्योर, व्हाट इज फर्टिलाइजर। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये पिक्चर्स हैं कुछ जिसमें स्प्रे किया जा रहा है फर्टिलाइजर्स, और ये चूना जो, मतलब ये भी इट इज ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये हम वो बाय हैंड डाल रहे हैं और इसमें बाय स्प्रेइंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फोर्थ प्रोसेस, दैट इज इरिगेशन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक हमने जो 3 प्रोसेसेस करे, आप उसे अच्छे से डिटेल में कर लीजिए। वो 3 प्रोसेसेस कौन से थे, इट वाज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, जिसको हमने टिलिंग और प्लोइंग भी कहा। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप था दैट इज सोइंग, उसके बाद हमने सीड को सिलेक्ट किया और सीड को लगाया। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप था दैट वाज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके बाद वाले स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। See you next time. Bye.